हेलो सबको। कैसे सब लोग। तो हमने आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 8 साइंस DAV। तो हमने यहाँ तक शायद कवर कर लिया था। एक सेकंड मैं ना ब्रश ऑन कर लेता हूँ। हाँ, तो हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। तो इससे अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने यहाँ तक देखना, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। आपको अच्छी नहीं लगी तो डाउट पूछ सकते हो, इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। हमेशा अवेलेबल रहूँगा, जब मैं फ्री रहूँगा आपका डाउट का आंसर जरूर दूंगा। तो नीचे चलते हैं अभी। तो आज हम इस एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। एक्टिविटी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है ये, ठीक है। तो एक्टिविटी भी पढ़ लिया करो क्योंकि एक्टिविटी भी आ सकती है कई बार। टू ऑब्जर्व एनिमल सेल एंड टू मेक अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ चीक सेल्स, टेक अ क्लीन टूथपिक। तो आपने अगर आपको ये इसमें बताया, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि तो हमको एनिमल सेल, इसमें हम 3 सेल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल और प्लांट और ह्यूमन। इन 3 टाइप के सेल ही होते हैं, और से ज़्यादा सेल होते नहीं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स, ठीक है। एनिमल सेल को बनाएं कैसे? तो हमको अपनी चिक, अपने गाल होते हैं ना, गाल, उसके अंदर वाला पोर्शन, मतलब मुंह के अंदर टूथपिक डालनी है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारनी वरना होल हो सकता है और खून आ सकता है। तो हमको क्लीन टूथपिक लेनी है, उसको अंदर हमारे मारना है, ठीक है। तो उसको अब स्लाइड होती है, स्लाइड आपने देखी होगी, ऐसा सा कुछ पीस होता है जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, है ना। तो उसके अंदर उसके बीच में रब कर देना है। जब उसके बीच में जो होल होते हैं उसमें इसमें रब कर देना है। तो रब करोगे तो उसमें वाइट वाइट सा आपको मटीरियल दिखेगा, आपको अच्छे से दिखेगा क्योंकि वो तो बहुत छोटे होते हैं उसमें सेल, ठीक है। तो उसको आप आपने उसमें डाल देना मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू क्यों डाला? क्योंकि वो इनविजिबल होता है। हाँ जी, इनविजिबल होता है वो हमको ऐसे दिखता नहीं। तो हमको उसको पूरे 1 मिनट के लिए स्टेन करके रख लेना, मतलब रख देना है। तो हम उसको अब एक और स्लाइड लगा देनी है, एक स्लाइड के ऊपर एक और स्लाइड लगा देनी है, और उसको अब माइक्रोस्कोप में देखना है तो आपको ऐसा चीज़ दिखेगी। ये जो पार्ट्स हैं आपको हम आगे पढ़ाएंगे, इसको याद कर लेना कैसा दिख रहा है। तो हमको पॉलीगॉन से मिलेगा या इरेगुलर से स्ट्रक्चर मिलेगा, पॉलीगॉन सा, ये आप देख सकते हो। और ये आइसोलेट सेल हो सकता है या क्लस्टर में हो सकता है, या ये अकेला हो सकता है सेल या ग्रुप में हो सकता है। क्लस्टर मतलब ग्रुप्स में हो सकता है, ठीक है। तो हमको अब इसमें जो आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हमको एनिमल सेल कैसे बनानी है, उसके लिए हमको चाहिए ऑनियन पील, जो आप 5th से पढ़ते आ रहे हो, 5th ऑनियन पील को आपको माइक्रोस्कोप पे नीचे रख देना। ऑनियन पील उसको फ्रेश कट कर लेना, बिल्कुल पतला कर देना, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख देना, मतलब स्लाइड में रख देना। फिर उसमें डालना है सैफरिन, क्योंकि इनविजिबल होगा वो भी। उसमें हमको येलो कलर का होता है सैफरिन, मैथाइलिन ब्लू कलर का होता है, इसलिए हमको ये ब्लू कलर दिख रहा है और ये हमको येलो दिख रहा है। सैफरिन येलो कलर का होता है, ठीक है। सैफरिन डाल देना। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जब उसके ऊपर एक और स्लाइड लगा के आप 1 मिनट के लिए स्टेन करके रखते हैं उसको देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि ये तो अभी फैले हुए हैं सेल। ये देखो, ये सेल आइसोलेटेड क्लस्टर है, ठीक है। ये आपको इरेगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा इसमें, पर इसमें देखो कि ये तो भाई बिल्कुल अरेंज है सेल। इसके अंदर सेल वॉल भी है, सेल वॉल के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेल वॉल है तो हमको इसकी बाउंड्रीज देखनी है। ये सेल वॉल है और इसमें न्यूक्लियस भी है, देखो वाइट रेड रेड से दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। तो ये अरेंज्ड हुए पड़े हैं, वो तो क्लस्टर्स में है, ये बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने ह्यूमन सेल के बारे में। ह्यूमन सेल आपको लेने हैं, अपना अपना ब्लड ले सकते हो और अपने टीचर को कह सकते हो ब्लड लेने के लिए, या आपको मार्केट से ब्लड की स्लाइड मिल जाएगी परमानेंटली। तो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना, आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। आरबीसीज आपको कहते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखो आपको डिस्क लाइक दिख रहे होंगे, डिस्क जैसे। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें ये बताया। तो ये जो आपको रेड रेड से चीज़ दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखो, ये दिख रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये कितने सारे हैं यहाँ पर, ये देखो, ये रहा। ये सारे रेड डिसीज है, आरबीसीज है, रेड कलर की। जो इसके अंदर जो आपको वाइट वाइट से दिख रहा है ना, अमीबा जैसा स्ट्रक्चर, मतलब वाइट वाइट दिख रहा है, जो भी इसके बीच में वाइट वाइट दिख रहा है वो वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स का काम अपने पड़ा है और उसका भी बड़ा है। आरबीसीज का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। और वाइट ब्लड सेल का टू प्रिवेंट डिसीज, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो पार्ट्स ऑफ द सेल पढ़ेंगे हम, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द सेल। तो सेल, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा सेल का, इसी में समझाता हूँ आपको। तो सेल कंसिडर लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो अब आप देखते हो, ठीक है,
हर चीज़ की एक मेम्ब्रेन होती है, हर चीज़ की एक बॉर्डर होता है। जैसे इंडिया का एक बॉर्डर है, पाकिस्तान का एक बॉर्डर है, बांग्लादेश का एक बॉर्डर है, मतलब उस बॉर्डर पे वो देश ख़त्म। वैसे ही एक सेल का भी बॉर्डर होता है, उस सेल से जैसे उस बॉर्डर पे सेल ख़त्म, जैसे सेल का बॉर्डर कह देंगे सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन देख सकते हो, उसके अंदर आपको जो भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है ऑर्गेनिल, ये जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है ऑर्गेनिल्स को छोड़ के, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है पत्थर का स्ट्रक्चर, और ये जो दिख रहा है ना ये जेल लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो बीच बीच में ये बने हुए हैं, ये इसको छोड़ के ये प्रोटोप्लाज्म है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। इसको आप डिफाइन करने के लिए ले सकते हो, द सेल प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड अ सेल साइटोप्लाज्म। अब आते हैं साइटोप्लाज्म के पास। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे पानी होता है, एक समुद्र में पानी है, वैसे ही सेल में साइटोप्लाज्म है, इसमें सब कुछ मूव करता है, जेल जैसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ते हैं, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हो। जैसे हमारा ब्रेन ये है, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है, तो इसका ब्रेन न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को भी अंदर बहुत कुछ होता है, आपको पता है मतलब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनेल्स जैसे हमारे में ऑर्गन होता है, सेल में भी ऑर्गन होता है, इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गन जैसे मिलता जुलता वर्ड है। ऑर्गेनेल्स आर देयर फॉर स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन अ सेल दैट हेल्प इन परफॉर्म एलिमेंट फंक्शन। ठीक है, सिर्फ सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म काम नहीं करते, ऑर्गेनेल्स भी बहुत अलग अलग काम करते हैं। उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पर। तो हम अब डिस्कस करते हैं थॉरली सबको, सारे पार्ट्स ऑफ सेल को। सेल मेम्ब्रेन। तो अब सेल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ना एक दूसरा नाम भी है जो आ सकता है एग्जाम में, और इसको टेस्ट में पूछा जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारे सेल इसमें बाउंड होते हैं, जितने भी सेल देखोगे उससे ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। कोई ना, हर सेल में होती है, हर सेल में, हर सेल में। ठीक है, सेल वॉल पर ये आपको पढ़ाता हूँ ये रही सेल वॉल। सेल वॉल सभी में होता है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कह जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये रही, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बाउंड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, इट्स अराउंड द इनर जेल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो हमने ये देखा, ये जो सारा प्रोटोप्लाज्म है, इसको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, तो इसको सराउंड कर रही है, इसको बचा रही है बाहर जाने से, क्योंकि ये बाहर गया तो सेल काम नहीं करेगा। ठीक है, ये सारा हमारे बॉडी में फैल जाएगा, जो भी हमारे सेल होगा। ठीक है, तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। देखो ये यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, जैसे अब देख लो पाकिस्तान का बॉर्डर है, और यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर पाकिस्तान है। अब यहाँ पर डिसाइड कौन कर रहा है? यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर है ये, ठीक है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो अब पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि इंडियन अंदर जाएगा या बाहर आएगा, या इंटर नहीं जाएगा या बाहर नहीं आएगा, तो ये पाकिस्तान डिसाइड करेगा। वैसे ही सेल का बॉर्डर है सेल मेम्ब्रेन, तो वैसे ही वो डिसाइड करेगा कि कौन एंट्री करेगा, कौन एग्जिट करेगा, कौन एंट्री नहीं करेगा, कौन एग्जिट नहीं करेगा। इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द जिसकी रिक्वायरमेंट है सेल को। जैसे अब इतना बड़ा सब्सटेंस आ रहा है सेल के अंदर, जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है सेल को, तो एंट्री एग्जिट करेगा ही नहीं, एंट्री करेगा ही नहीं, या बाहर जाने के। अब एक अच्छा मटेरियल पड़ा है सेल के अंदर, उसको बाहर नहीं जाने लेके जाना है, तो वो सेल मेम्ब्रेन बाहर जाने नहीं देगा उसको। तो अब आते हैं सेल वॉल के बारे में। The cell of plants, fungi, bacteria have an additional out covering called cell। पहले तो ये बताऊँ कि प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया तीनों में होती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ प्लांट्स में होती है सेल वो। नहीं नहीं नहीं, फंगी बैक्टीरिया में भी होती है। ठीक है, प्लांट्स में ना एक एडिशनल कवरिंग होती है। जैसे हमने पढ़ा कि ये सेल वॉल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, और ये सेल ऑर्गेनेल्स बने हुए हैं। पर जो प्लांट्स का सेल होगा ना, उसमें आपको एक और कवरिंग देखने को मिलेगी। या इस पे दिखाता हूँ, ये आपको अच्छा लग रहा है ना भैया, इस पर ब्लू कलर लेते हैं। इस पर आपको एक और कवरिंग देखने को मिलेगी, इसको हम बोल देंगे सेल वॉल। ये सेल वॉल क्यों होती है अभी बताता हूँ आपको, बताता हूँ। अब सेल, जब प्लांट्स हैं वो तो खड़े रहते हैं ना, वो हिलते नहीं। जैसे ट्री है वो खड़ा ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं। ठीक है, और जो कि एनिमल्स हैं उसमें सेल वॉल क्यों नहीं होती? क्योंकि वो खड़े नहीं रहते, वो मूव कर सकते हैं। प्लांट भी मूव कहते हैं, ह्यूमन भी मूव कर सकते हैं। तो जब कोई बारिश बुरिश आएगी, अंधेरी आएगी, तो एनिमल्स क्या केव में छुप जाएंगे, पेड़ के नीचे छुप जाएंगे, ह्यूमन घर में चले जाएंगे। प्लांट्स क्या करेंगे? तो उनको तो सहना पड़ेगा, तो उनके लिए सेल वॉल एडिशनल वाटर कवरिंग है। ये इसको उनके वेरिएशन ऑफ एनवायरनमेंट से बचाती है। मतलब एनवायरनमेंट में कोई वेरिएशन आया तो उससे बचाते हैं सेल को,
वरना सेल टूट गया प्लांट का, सेल वॉल गई तो वो नहीं बच सकता प्लांट। इट आल्सो गिव, ये डेफिनेट शेप देती है, साइज देती है, सपोर्ट देती है। इसके बारे में हम डिफरेंस भी करेंगे आगे। आप आगे पढ़ते रहिए मेरे साथ, अगले पार्ट में करेंगे, जरूर करेंगे। साइटोप्लाज्म, द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन बट आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब ये डेफिनेशन याद कर लेना, बोर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो प्रोटोप्लाज्म का एक है कि कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, हमने पढ़ा था कि, एक मिनट रुकना, प्रोटोप्लाज्म ये होता है, प्रोटोप्लाज्म ये सारा होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। तो साइटोप्लाज्म एक प्रोटोप्लाज्म का ही क्या कहते हैं, वो है पार्ट है, पार्ट कह सकते हो। तो आपको ये दिख रही है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है हमारी, और ये जो न्यूक्लियस है उसकी भी तो मेम्ब्रेन होगी ना, क्योंकि न्यूक्लियस भी एक देश मान लो, उसकी भी बॉर्डर होगा, न्यूक्लियस भी एक देश है, तो इसकी भी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन से मिलती है, मतलब कॉपी किया है कुछ सेल मेम्ब्रेन से। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन को अंदर प्रेजेंट होता है, पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोल देंगे साइटोप्लाज्म। इसका अलग एक और नाम भी है, डेट इज अ काइट, इसका जो साइटो है ना, साइटो, इसका मीनिंग है होलो, खाली लिक्विड। प्लाज्मा मतलब लिक्विड, तो मतलब इसका दूसरा नाम है होलो लिक्विड, खाली लिक्विड, कुछ नहीं होता भाई इसमें, ठीक है। ये ना ग्राउंड सब्सटेंस है फॉर ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज़। ये ग्राउंड सब्सटेंस भाई समझ नहीं आता, मैं समझाता हूँ ना इजीली वे से। जैसे आप ये देखो, एक आप पॉन्ड लेके आए, उसमें हमने मछली रख दी एक, ठीक है, मछली रख दी। अब वो मछली इसमें घूम रही है, तो इसमें पानी है ना, इसमें पानी है। वैसे ही तो वो मछली के लिए ग्राउंड सब्सटेंस क्या हुआ, वो पानी हुआ, क्योंकि वो पानी में घूम रही है। हमारे लिए ग्राउंड सब्सटेंस क्या हुआ, लैंड भी, क्योंकि हम लैंड पे घूम रहे हैं। वैसे ही सेल के लिए ग्राउंड सब्सटेंस क्या हुआ, क्योंकि सेल ऑर्गेनिज्म को घूमना पड़ता है ना, तो वो कैसे घूमेंगे। और सेल का एंट्री एग्जिट भी होती है सब्सटेंसेस की, तो वो कैसे घूमेंगे, तो वो साइटोप्लाज्म में घूमेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म में इनर जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जेल है मतलब वाटर मान लो पानी का, सेल का। तो वैसे ही वो ग्राउंड सब्सटेंस है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, सॉरी साइटोप्लाज्म है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन से बना होता है। इसको भी याद कर लेना, कार्बोहाइड्रेट CPFMV, CPM, मैंने तो ऐसे याद किया कि CPFMV, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। इसका फर्स्ट लेटर उठा के CPFMV। तो ये जो सारे होते हैं ना, ये जो प्रोटोप्लाज्म को एक लिविंग नेचर प्रोवाइड करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग, तो लिविंग कौन प्रोवाइड करता है किसको, प्रोटोप्लाज्म को, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स, ये प्रोवाइड करते हैं सब, ठीक है। तो हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, अब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। हाँ, तो न्यूक्लियस पढ़ते हैं अभी। न्यूक्लियस क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हो, मेन पार्ट ऑफ द सेल। ये ना सेंटर में लाई करता है, हमने इसमें भी इस सेल पीछे वाले सेल में भी पढ़ा कि ये सेंटर में लाई करता है। देखो सेंटर में ही पढ़ा है भाई, सेंटर पोजीशन पे लाई करता है ज़्यादातर। पर कई बार कई सेलों में ये पेरिफेरल पोजीशन को भी ऑक्यूपाई कर सकता है। पेरिफेरल पोजीशन मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के आसपास की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो हम पक्की तरह नहीं कह सकते कि ये सेंटर में लाई करता है। ये पेरिफेरल पोजीशन, सेल मेम्ब्रेन की पोजीशन, या सेंटर में नई पोजीशन, नो सेंटर पोजीशन है, इसको भी कह सकते हो। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ, जैसे हमारा ब्रेन हमारी सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल की सारी एक्टिविटी सेल न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो अब न्यूक्लियस का भी एक अलग ही मतलब घर घुर है, जैसे हम न्यूक्लियस भी एक अलग देश मान सकते हो। अब इसकी भी एक मेम्ब्रेन है, डेट इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका भी एक बॉर्डर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसकी ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस है, इसकी हमने मेम्ब्रेन देख ली, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसका प्रोटोप्लाज्म भी है भाई, जैसे साइटोप्लाज्म है सेल का, इसका भी प्रोटोप्लाज्म है। इसका है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो पानी पुनी होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं। इसका तेरे को पता है, ये तेरे को नहीं, मतलब आपको पता है कि यहाँ पर बुक में गिवन कि न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियस होता है। हाँ जी, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है। जैसे एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, इसको हम न्यूक्लियोस बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस ऐसा कुछ बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पढ़ ली हमने,
न्यूक्लियोप्लाज्म भी पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस की थोड़ी सी अंदर की स्ट्रक्चर। ये देखो, ये न्यूक्लियस है ना जी, न्यूक्लियस है ना। तो अब इसका जो हमने पढ़ लिया, ये न्यूक्लियस भी होता है, इसमें न्यूक्लियर मेमोरी होते हैं, और इसके अंदर ना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है, जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है, क्रोमैटिन बोल देंगे। जो क्रोमैटिन होता है, ये जो ये थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है, ये जब सेल डिवीज़न होती है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो वहाँ पर सेल डिवीज़न होती है माँ के पेट में, ठीक है। तो वहाँ पर सेल डिवीज़न होती है कि आधे सेल बच्चे में जाते हैं, आधे सेल माँ में रहते हैं। तो उसमें माँ के गुण जाते हैं, गुण जड़े जीन्स, इस बुक में जीन्स कहते हैं उसको। तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हुए, है ना, बच्चे में ट्रांसफ़र हुए। तो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? जो क्रोमैटिन होता है ना, ये न्यूक्लियस में, ये जो सेल नेटवर्क होता है, ये बन जाता है क्रोमोसोम्स। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम्स, हाँ जी, ये कंडेंस हो जाता है, ये चिपक इकट्ठे आने लगते हैं सारे क्रोमैटिन, और ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या कहते हैं, ये क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं करेक्टर्स जीनीस ट्रांसफ़र करने में, एक जनरेशन है एक दूसरी जनरेशन, क्योंकि माँ का बच्चा दूसरी जनरेशन है, एक माँ एक जनरेशन है, दूसरी जनरेशन है। तो अब ये बहुत सारे बताया कि मैन में कितने क्रोमोसोम होते हैं। मैन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, डॉग में 78, पिजन में 80 क्रोमोसोम होता है, इसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं, और वीट में 42 क्रोमोसोम होते हैं। आप कंफ्यूज मत होना कि वीट में कैसे हो सकते हैं ना, एक पार्टिकुलर टाइप की वीट होती है जो लिविंग होती है, उसमें क्रोमोसोम होते हैं, वो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, मेरे को याद से नहीं है। बस मेन स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेल, दीज आर इक्वल टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हैंस दे आर नेम्ड एज सेल ऑर्गेनिज्म। हमने वही बताया कि सेल ऑर्गेनिल्स, ऑर्गन ऑफ द सेल कह सकते हैं हम सेल को। तो हम सेल ऑर्गेनिल्स को स्टार्ट करते हैं। हम दो ही पढ़ेंगे आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो चुकी है, इतनी बड़ी हम आपको देंगे नहीं क्लास। तो सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ते हैं, हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं, आपका मूड अच्छा बनाते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स, तो हम पढ़ते हैं पहले प्लास्टिड्स। इसको आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, तो प्लास्टिड को हम 3 तरह में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एक क्रोम वाला ही क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इन दोनों को बहुत महत्व दिया गया इस बुक में, मतलब न्यूक्लियोप्लास्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, पर क्या पता है पेपर में आ जाए, तो हमको याद तीनों ही करने हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपको नाम में एक वर्ड आया होगा, आप बताएंगे, डेट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये ना प्लांट को ग्रीन कलर देता है। आप सोचते होंगे प्लांट का ग्रीन कलर होता कैसे है? ये सेल का एक ऑर्गेनेल होता है, सेल का एक ऑर्गन है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, ठीक है। और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसको इसलिए इसका नाम क्लोरोप्लास्ट पड़ा है। और ये फोटोसेंसिटिव में मदद कर देता है, तो क्लोरोफिल भी फोटोसेंसिटिव होती है। फोटोसेंसिटिव आप प्रोसेस पढ़ते आ रहे हो 5th से, तो वो वही में मदद करता है। ये कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट मतलब ग्रीन के अलावा जो भी कलर बचेगा, जैसे आप सोचते हो कि अब तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, तो फ्रूट्स का ऑरेंज कलर कैसे होता है? मैंगो का येलो कलर कैसे होता है? वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन के अलावा जो भी कलर बच गए, लीव्स को, रूट्स को, और क्या कहते हैं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, जो भी कलर आता है ये क्रोमोप्लास्ट देता है, ठीक है। इसका यही फंक्शन है। और ल्यूकोप्लास्ट बच गया। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? इसका ज़्यादा कोई महत्व है नहीं, ठीक है। ये ना, पर आप सोचोगे कि अब कलर कौन सा रहेगा? ग्रीन हो गया, उसके अलावा ये सारे कलर हो गए, इनविजिबल होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इनविजिबल होता है, इनविजिबल, कलरलेस होता है ये पता क्या करता है? ये जैसे अब स्टार्च आया, प्रोटीन आया और ऑयल आया, स्टार्च आया, प्रोटीन आया और ऑयल आ गए, ठीक है। सेल में आ गए, वो एंटर कर गए, सेल मेम्ब्रेन ने एंट्री दे दी उनको, पर सेल में जगह ही नहीं है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये ल्यूकोप्लास्ट जगह बनाता है इन तीनों को स्टोर करने के लिए, मतलब और भी होंगे, तो इन तीनों को मेनली स्टोर करने के लिए जगह बनाता है। प्रोवाइड स्पेस टू स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल्स। इन तीनों के आप याद कर लेना फंक्शंस। क्लोरोप्लास्ट इज़ अ ग्रीन कलर प्लास्टिस, ठीक है, ग्रीन कलर देता है, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और क्रोमोप्लास्ट देता है एसोसिएटेड विद डिफरेंट कलर्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रोमोप्लास्ट। और ये क्या करता है? प्रोवाइड स्पेस टू
स्टार्च प्रोटीन ऑयल, इसका कलर क्या था, इसका कलर देता है ये ग्रीन के अलावा सब कलर, ये ग्रीन कलर देता है और ये इनविजिबल होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। तो हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर रोड शेप एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा होता है। एक सेकेंड रुकना। तो रॉड शेप क्या हुई, रॉड शेप हुई ऐसे और स्पेरिकल हुई ऐसे। तो रॉड शेप हुई ऐसे, स्पेरिकल हुई ऐसे। तो एक ऐसा होना चाहिए है ना, इन्होंने लिखा है, पर देखते चेक कर लेते हैं हम। हमने हमारे पास एक टैग है तो है डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ओ सच में ऐसा है। तो ये देखो इसमें भी ऐसा है, ऐसा ऐसा। इसके अंदर हॉट डॉग जैसा स्ट्रक्चर कह सकते हो उसको, हॉट डॉग ऑफ के नहीं वैसे ऐसा हॉट डॉग नहीं है, ठीक है। ये रॉड शेप और स्पेरिकल स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे। दे आर द प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है सेल में। और ये पता क्या करता है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करता है। हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, हमारी एजिमुलेशन, ऑब्टेनिंग एनर्जी, रेस्पिरेशन, ये सारी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है। ये भी सेल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, सेल को भी तो एनर्जी चाहिए, मूव करेगा, उसके सेल ऑर्गेनेल्स को भी एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए साइटोप्लाज्म में। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन से क्या करती है, एनर्जी बनती है, ठीक है। वो ऑक्सीजन को लेता है और सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। तो ये पावर हाउस सेल है। जैसे आपका घर में जनरेटर है, लाइट मुक गई, लाइट चलेगी, ठीक है। जनरेटर क्या दे रहा है, आप घर को एनर्जी दे रहा है, लाइट चल रही है तो वो एक एनर्जी है, तो एनर्जी दे रहा है जनरेटर को। तो आप इसको जनरेटर कह सकते हो सेल का, ठीक है। ये आपको पावर हाउस है, ये पावर देता है सेल को, पावर मतलब एनर्जी देता है सेल को। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और जनरेशन ऑफ एनर्जी करता है। ओके, तो इसको हम पावर हाउस सेल कह देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, रोड शेप एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करता है। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ लिया है, बहुत पढ़ लिया है। तो बाकी आप हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट में आप कमेंट कर सकते हो, अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। बाय बाय।